जब हम कैंसर का जिक्र करते हैं या इसका नाम लेते हैं तो क्या आपके मन में किसी बच्चे की छवि या तस्वीर आती है? शायद नहीं, लेकिन ये बात सच है कि कैंसर उम्र नहीं देखता। नमस्कार, टोटल हेल्थ के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। आज टोटल हेल्थ में हम बात करेंगे बच्चों में होने वाले कैंसर के बारे में। बचपन वो उम्र है जिसमें हाथों में खिलौने होने चाहिए, लेकिन फिर भी लाखों बच्चे अस्पताल के बेड पर बैठे कैंसर से जंग लड़ रहे हैं। लेकिन ये जंग जारी रहती है, उम्मीद खत्म नहीं होती, क्योंकि सही इलाज और सही समय पर अगर इलाज शुरू होता है, पहचान होती है, तो इस जंग को जीता जा सकता है। ये हैं हमारे नन्हे योद्धा। आज हम टोटल हेल्थ में विस्तार से आपको बताएंगे बच्चों में कौन से कैंसर आम होते हैं और कैसे इनकी जल्द पहचान की जा सकती है। जब पहचान हो जाती है तो किस तरह से किया जाता है इसका इलाज, क्योंकि आज का कार्यक्रम सिर्फ जागरूकता नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है, एक संकल्प है कैंसर से जंग जीतने के लिए। आज हम विस्तार से आपको बताएंगे बच्चों में होने वाले कैंसर किस प्रकार के होते हैं और उनके लिए इलाज के क्या विकल्प मौजूद हैं। क्या बच्चों में जब कैंसर की बात आती है, ये कैंसर बड़ों में यानी वयस्कों में होने वाले कैंसर की अपेक्षा कुछ अलग होते हैं? क्या बड़ों में होने वाले कैंसर से कुछ भिन्न होते हैं बच्चों के कैंसर? ये हम विशेषज्ञों से समझेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि कैंसर के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, यानी वो कौन से लक्षण हैं जिन पर माता पिता को ध्यान देना चाहिए। अगर बच्चे में ये असामान्य लक्षण हो तो तुरंत एक विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि अगर कैंसर को जल्द पहचाना जाए तो इलाज के कई विकल्प हैं, जिससे न सिर्फ इससे होने वाली जटिलताएं कम होती हैं बल्कि बच्चे के जीवन को बचाया जा सकता है और जो रिजल्ट है या आउटकम है वो भी बेहतर होता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट की आवश्यकता बच्चों के कौन से कैंसर में होती है और कब होती है, ये हम विशेषज्ञों से समझेंगे। बोन मैरो की प्रक्रिया क्या है और कौन से कैंसर में बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए, ये प्रक्रिया करवाना उपयोगी होता है, क्योंकि बच्चों में कई तरह के कैंसर्स हैं जिसमें ल्यूकीमिया आम कैंसर है। जब बच्चों में कैंसर हो जाता है तो उनको कीमोथेरेपी दी जाती है, रेडियोथेरेपी से उनका इलाज किया जाता है। क्या इन इलाज की विधियों का प्रभाव बच्चे के ग्रोथ पर यानी उसके फिजिकल डेवलपमेंट पर भी होता है? किस तरह की सावधानियां रखनी है अगर बच्चे का इलाज चल रहा है, उसको कीमो या रेडियोथेरेपी से ट्रीट किया जा रहा है, बच्चे का विकास कैसे प्रभावित हो सकता है और उसके विकास को प्रभाव कम हो या जटिलताएं ना हो, इसके लिए क्या बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। इम्यूनोथेरेपी का जिक्र आजकल कई तरह के कैंसर्स के इलाज में आता है, तो बच्चों के कैंसर में इम्यूनोथेरेपी कितनी प्रभावशाली है, किन कैंसर्स में काम कर सकती है और कौन से वो कैंसर है जिनमें इम्यूनोथेरेपी का उपयोग बच्चों में किया जा सकता है, ये हम विशेषज्ञों से अवश्य समझेंगे। बच्चों में जब कैंसर की बात आती है तो कई तरह के कारण उसके लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। डाउन सिंड्रोम का चाइल्डहुड ल्यूकीमिया के साथ क्या कोई संबंध है? किस तरह से डाउन सिंड्रोम बच्चों में होने वाले रक्त के कैंसर यानी ल्यूकीमिया के साथ संबंध रखता है या उसको प्रभावित करता है? क्या इसकी वजह से बच्चों में ल्यूकीमिया या चाइल्डहुड कैंसर की संभावना बढ़ सकती है? ये भी विशेषज्ञ आपको बताएंगे। और विस्तार से हम विशेषज्ञों से ये जानेंगे कि जब एडवांस टेक्निक्स की बात आती है तो उसमें जेनेटिक टेस्टिंग आजकल काफी की जा रही है। क्या जेनेटिक टेस्टिंग बच्चों में होने वाले कैंसर के जोखिम का पता कर सकती है या उसके अंदर किसी तरह का बदलाव कर बच्चों में कैंसर के खतरे को कम किया जा सकता है? ये तमाम बातें आज होंगी टोटल हेल्थ के इस 1 घंटे के डिस्कशन में। जानकारी की शुरुआत करेंगे एक रिपोर्ट के साथ और ये जान लेते हैं कि बच्चों में कैंसर कितना गंभीर हो सकता है और किस तरह से प्रभाव डालता है बच्चे के शरीर पर, उसके स्वास्थ्य पर। आज अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस है। हर वर्ष दुनिया भर में कितने ही बच्चों को कैंसर का सामना करना पड़ता है। कैंसर शरीर की कोशिकाओं के समूह की असामान्य और अव्यवस्थित वृद्धि है जो एक गांठ या ट्यूमर के रूप में उभरती है। सभी असामान्य वृद्धि कैंसर नहीं होती, कुछ बिनाइन होती है और कुछ गांठें कैंसर होती है। बच्चों में होने वाले कैंसर में ल्यूकीमिया यानी खून का कैंसर सबसे आम होता है। एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, ब्रेन ट्यूमर,
हॉचकिन्स लिम्फोमा, रेटिनोब्लास्टोमा और सर्कोमा ये बच्चों में होने वाले आम प्रकार के कैंसर हैं। ये कैंसर बच्चे के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं और उसके जीवन के लिए खतरा बन सकते हैं। कैंसर के लक्षण इस बात पर निर्भर करते हैं कि कैंसर किस प्रकार का है और शरीर के किस भाग में है। बच्चों में कैंसर के लक्षण बहुत सामान्य होते हैं। ये लगातार बुखार रहना, अचानक वजन कम होने से लेकर शरीर में किसी तरह की सूजन या गांठ के रूप में हो सकते हैं। यदि कैंसर की पहचान जल्द हो जाए और सही इलाज मिले तो कैंसर ग्रस्त बच्चे के जीवन को बचाया जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। 15 फरवरी इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे। एक बहुत बड़ा दिन है जागरूकता बढ़ाने के लिए। बच्चों में कैंसर की पहचान जल्द हो जाए तो बहुत सारी जटिलताओं को कम किया जा सकता है। बेहतर इलाज उपलब्ध है। किस तरह के इलाज हैं और कौन से कैंसर में उपयोग किए जा सकते हैं, ये तमाम बातें आपको बताने के लिए हमारे साथ उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर समीर बख्शी, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी, डॉक्टर BRCA IRCH ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, nearly 30 years of experience, and his specialization are leukemia, lymphoma, bone and soft tissue sarcomas, pediatric tumors, eye tumors, cancer, supportive care. He has over 1,000 publications which are published in the national and international journals and over 10,000 citations. Dr. Sameer Bakshi is working for decades for the support and care of pediatric cancer patients. बहुत स्वागत है डॉक्टर समीर बख्शी आपका। आज के डिस्कशन में हमारे साथ हैं डॉक्टर अंजन धुआ, प्रोफेसर पीडियाट्रिक सर्जरी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज with over 16 years of experience. His areas of interest are pediatric, hepatobiliary and gastrointestinal surgery, specialized in advanced laparoscopic surgery in complex cases. He has been honored with national and international awards and over 100 research papers published in reviewed journals. बहुत स्वागत है डॉक्टर अंजन आपका। आज के डिस्कशन में हमारे साथ रहेंगे प्रोफेसर राजीव सरीन, डायरेक्टर एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर, टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई, इंचार्ज कैंसर जेनेटिक यूनिट एंड प्रोफेसर ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी एट टाटा मेमोरियल सेंटर. His research interest areas are cancer genetics, breast cancer, technology development and public health. He has over 100 scientific publications pertaining to cancer management, cancer genetics and radiotherapy. बहुत स्वागत है डॉक्टर राजीव सरीन आपका। आज का जो विषय है वो सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी माता पिता नहीं चाहते कि उनके बच्चे को छोटी सी भी कोई समस्या हो जाए, लेकिन जब बात होती है कैंसर की तो जंग बड़ी है और अगर इस जंग को जीतना है तो उसके लिए जानकारी और जागरूकता दोनों ही आवश्यक है। ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस विषय से संबंधित कोई भी सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो इन 2 नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 011 है दिल्ली का STD कोड जो आपको लगाना है, नंबर है 23097648 एंड 23097671। आप अपने प्रश्न ईमेल भी कर सकते हैं ddnewstotalhealth@gmail.com पर। जानकारी की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि बचपन में जो कैंसर होते हैं कैसे उनसे जंग जीती जा सकती है, कैसे की जा सकती है उनकी बेहतर पहचान और कौन सी है इलाज की विधियां जिनसे उनको ठीक किया जा सकता है, क्योंकि आज है इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे। डॉक्टर समीर बख्शी, बच्चों में कैंसर किस तरह से देखते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए, कितनी बड़ी चुनौती है और क्या इन कैंसर्स की दर बढ़ रही है? तो पहला सवाल कि ये कैंसर कितने हैं। अगर हम 100 कैंसर लेते हैं जो देश में होते हैं, उसमें 100 में 5 ही बच्चों में पाए जाते हैं। अगर हम टोटल इसका देखें कि एक साल में कितने कैंसर होते हैं बच्चों में, हमारा अनुमान है कि अप्रॉक्सीमेटली 70,000 न्यू कैंसर केसेस होते हैं बच्चों में, अगर हम एस्टिमेट करें पॉपुलेशन बेस्ड और जो हमारी अनुमान है जी। सो दैट इज़ द करंट स्टेटस। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, आप कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं डॉक्टर बख्शी, जितनी लोगों को जानकारी है कैंसर को पिकअप करना और आप जैसे विशेषज्ञों तक पहुंचना? तो कोई भी कैंसर है बिल्कुल चुनौती है, लेकिन हम समझते हैं कि हमारा देश सही राह पे चल रहा है। तो हमारी चुनौतियां 2 हैं।
एक तो ये कि जितने बच्चों को कैंसर हो रहा है वो सब ट्रीटमेंट में आए, ट्रीटमेंट ले सकें। पहली चुनौती ये, और हमारा देश इस पर सही राह पे चल रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कैंसर का ट्रीटमेंट दे पा रहे हैं। अभी थोड़ा दूरी है कि हम अपने फाइनल आउटकम पे पहुँचें, बट हमें पूरी उम्मीद है कि हम अगले 4 साल 2030 तक ये लक्ष्य पा लेंगे। दूसरी चुनौती है कि हम कैंसर जो हम ट्रीट कर रहे हैं उसका सर्वाइवल बेहतर करें। अभी हम अनुमान करते हैं कि 100 में लगभग करीब 50 से 60% पेशेंट्स को क्योर कर पा रहे हैं, और हमारा टारगेट है कि हम जिनको ट्रीट करें वो हम 80% तक पहुँचें, और हमें लगता है उस पर भी हम पहुँच पाएंगे अगले 4 साल में। जी, और इसी के लिए जो है कोशिशें भी जारी है, प्रयास भी किए जा रहे हैं, जागरूकता और जानकारी भी बढ़ाई जा रही है। डॉक्टर अंजन, अगर बच्चों में सॉलिड ट्यूमर्स की बात की जाए, कौन कौन से तरह के ट्यूमर्स हैं जो विशेष तौर पर बच्चों में आम हैं, और क्या फ़र्क रखते हैं जिस तरह के रसौली या ट्यूमर्स बड़े लोगों में होते हैं उनसे? देखिए किरण जी, बहुत अच्छा सवाल है ये, क्योंकि जो ट्यूमर डॉक्टर समीर सर ने बताया कि हमारे बच्चों में जो होते हैं वो ज़्यादातर ल्यूकीमिया लिम्फोमा में ही सीमित नहीं है। इनमें से 40-50% जो हैं वो ठोस ऑर्गन्स या ठोस अंगों को असर करते हैं। कॉमनली जो हम देखते हैं वो ज़्यादातर ऑर्गन्स लाइक गुर्दे से आना, किडनी से आना। न्यूरोब्लास्टोमा एक ट्यूमर है जो नर्व्स या न्यूरॉन्स से उभरता है, कलेजे से, लिवर से, ये 3 कॉमन हैं। इसके अलावा जर्म सेल यानी अंडकोश के जो जर्म लेयर्स होते हैं वहाँ से भी आते हैं, और सार्कोमाज एक कंडीशन है जो कोई भी सॉफ्ट टिश्यू, मसल्स या बोन इनको इन्वॉल्व कर सकता है। तो ये अगर हम क्रेनियल यानी दिमाग के अंदर भी ब्रेन टिश्यू है, वहाँ से भी सॉलिड ट्यूमर्स निकलते हैं। तो इन सबको अगर जोड़ेंगे तो ये कम से कम 50% ऑफ द एंटायर जो बच्चों के ट्यूमर्स हो, इनको जोड़ के 50% के करीब बनते हैं ये। जी, डॉक्टर राजीव सरीन, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जब पेरेंट्स से जो बच्चों को विरासत में मिलता है वो संस्कार की बात आती है, जीन्स इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। कहते हैं कि जैसा पेरेंट्स का स्वभाव होगा उस तरह का प्रभाव बच्चों में भी देखा जाता है। कैंसर जैसी बीमारी की बात करें तो कितना ज़्यादा प्रभाव डालती है, और किस तरह के कैंसर्स आप बताना चाहेंगे जिसमें कोई जेनेटिक कोरिलेशन है, या कहें कि अगर फैमिली में रन करते हैं तो बच्चों को ज़्यादा जोखिम या खतरा होगा उन कैंसर्स का? जैसे डॉक्टर बख्शी ने बताया, हमारे देश में हर साल अनुमानित 70,000 बच्चों को कैंसर होता है। इसमें से करीब 10% कैंसर जो होते हैं वो अनुवांशिक होते हैं, जो उनके जन्म के टाइम उनके माँ बाप से जो उनको जीन्स मिलती हैं उनके अंदर किसी जीन में ऐसा बदलाव होता है जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूटेशन। उसके कारण उनको अपनी ज़िंदगी में बचपन में या कई बार बड़े होके कैंसर होने का खतरा बहुत ज़्यादा हो सकता है। वैसे तो बच्चों में कैंसर बहुत कम खतरा होता है बड़ों के मुकाबले में, लेकिन अगर उनकी जीन्स में कुछ म्यूटेशन है जन्म के टाइम तो उनको कैंसर का खतरा बहुत ज़्यादा हो सकता है। अलग अलग प्रकार के कैंसर्स में, जैसे आँख का कैंसर होता है रेटिनोब्लास्टोमा, उसमें अलग जीन्स होती हैं जिसकी म्यूटेशन की वजह से आँख का कैंसर हो सकता है। उस जीन का नाम भी रेटिनोब्लास्टोमा जीन है, RB1 जीन। जी। ब्रेन ट्यूमर्स में अलग प्रकार की जीन्स की वजह से कैंसर हो सकता है। ब्लड कैंसर, ल्यूकीमिया कुछ प्रकार का होता है, वो अलग प्रकार से हो सकता है। तो हमें ये पता कैसे लगता है कि ये अनुवांशिक है कि नहीं? पहले जब हम लोग पेशेंट को देखते हैं उसका किस टाइप का कैंसर है, क्या है, उससे हमको एक अनुमान लगता है कि शायद ये कैंसर जो है अनुवांशिक हो सकता है। फिर एक पूरी प्रक्रिया होती है जिसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक काउंसलिंग। सो जेनेटिक काउंसलिंग में हम लोग पूरी जानकारी निकालते हैं बच्चे के बारे में, उसके भाई बहनों के बारे में, उसके पूरे परिवार में, माँ के और पिता के परिवार के बारे में। उसके बाद हम लोग जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं, उससे मालूम पड़ता है। तो मैं आगे और विस्तार में बताऊंगा। अभी इतना कहना इम्पोर्टेंट है, बच्चों को, माँ बाप को मालूम होना चाहिए, परिवार को, कि उनको अपने डॉक्टर से पूछना चाहिए क्या मेरे बच्चे का कैंसर अनुवांशिक या जेनेटिक तो नहीं है। अगर होगा तो आपको जेनेटिक काउंसलिंग और जेनेटिक टेस्टिंग के लिए आपको विशेषज्ञों के पास भेजेंगे। जी, डॉक्टर समीर बख्शी, जब भी कैंसर की बात बड़ों में होती है तो कहा जाता है कि कोई धूम्रपान करता है, लाइफस्टाइल ऐसा वैसा है जिसकी वजह से शायद कैंसर का खतरा बढ़ गया।
बच्चों में कैंसर्स देखें तो उनके पीछे क्या रिस्क फैक्टर्स बताना चाहेंगे, क्योंकि अभी अभी तो इस दुनिया में आए हैं। आपने ये बहुत अच्छा सवाल पूछा। तो अगर हम इन जनरल बात करें तो कैंसर इज़ अ लाइफस्टाइल डिजीज़ और करीब 50% कैंसर्स आर प्रिवेंटेबल। लेकिन ये जो बात है ये बड़ों के कैंसर के लिए लागू होती है। बच्चों के कैंसर के लिए जो हम कहते हैं कि लाइफस्टाइल डिजीज़ है, ये चीज़ लागू नहीं होती। ये आप ये समझिए कि हमारी बॉडी में किसी भी कारण से कुछ जीन्स में चेंजेस होते हैं और जो कि वो फिर वो कैंसर में तब्दील हो जाते हैं। हम कहें कि हम इनको प्रिवेंट कर सकते हैं, उसका आंसर है नो, हम उनको प्रिवेंट नहीं कर सकते। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जो उनके पेरेंट्स हैं, बच्चों के पेरेंट्स ऐसे ना सोचें कि हमारे खाने से, हम जहाँ रहते हैं उससे ये बच्चों को कैंसर हो गया, क्योंकि ये कई बार सवाल पूछते हैं कि हमने ऐसा क्या किया। डॉक्टर समीर बख्शी, pregnancy में? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया है, क्योंकि अक्सर बच्चे में कोई भी समस्या होती है तो आम तौर पर उसका जिम्मा माँ के ऊपर डाला जाता है कि कोई गलती माँ से जरूर हुई होगी तो बच्चे में ये समस्या आ गई। बिल्कुल, ये बात आती है, ये हम फेस करते हैं अपनी क्लिनिक में, इसलिए मैंने ये बात रेस करी। इसमें पेरेंट्स की, ना माँ की ना फादर की कोई भी गलती है, ना ही गलती है वो कहाँ रहते हैं। बिकॉज कई बार कहते हैं अरे जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उससे कैंसर हो गया। इसका कोई एविडेंस नहीं है कि आप पोल्यूशन से बच्चों में कैंसर हो गया। मैं ये नहीं कह रहा पोल्यूशन ठीक है, लेकिन पोल्यूशन से बच्चों में कैंसर नहीं हुआ है। ये सिर्फ कुछ चेंजेस होते हैं अनफॉर्चुनेटली, जो कुछ लोगों में हो जाते हैं और वो कैंसर में तब्दील हो जाते हैं। जी, लेकिन गलती वहां होती है जब लक्षण पहचाने ना जाएं। अगर सॉलिड ट्यूमर्स की बात की जाए डॉक्टर अंजन, किस तरह के साइंस और सिम्टम्स हैं, क्या वो लक्षण हैं जो पेरेंट्स को पता होना चाहिए, क्योंकि उनको ये ना लगे कि ये जो हो रहा है ये कोई मामूली सी चीज है, चाहे बुखार हो या वजन में कमी। क्या बताना चाहेंगे, कौन से लक्षण हैं जिनको लेकर माता पिता को सतर्क जरूर रहना चाहिए? जी किरण जी, एक एक करके चलते हैं। अगर हम विल्म्स ट्यूमर लें, विल्म्स ट्यूमर ज़्यादातर पकड़ा जाता है, बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होता है, ना ही इससे दर्द होता है, लेकिन एक गठान या कोई लंप जिसे हम डिस्क्राइब करते हैं, जनरली केयर गिवर, जो माता पिता या कोई भी केयर गिवर बच्चों को नहलाते वक्त या कपड़े बदलते वक्त अगर नोटिस करते हैं, जनरली पेट में एक जगह सूजन, दायां या बायां या बीच में कहीं पर भी अगर हो और वो परसिस्ट करे, हार्ड लगे और उससे कोई तकलीफ ना हो और 3-4 हफ्तों से एक जैसा बना हुआ है या धीरे धीरे बढ़ रहा हो, तो ये एक संकेत हो सकता है। इसके अलावा बच्चे के पेशाब में अगर इसी दौरान अगर खून का कोई भी कतरा या लालीपन आए, उसको भी इम्पोर्टेंस देना चाहिए। इसके अलावा न्यूरोब्लास्टोमा अगर देखेंगे, न्यूरोब्लास्टोमा में इन दो कंडीशंस तो होते ही हैं, पेशाब में भले ही खून ना आए, लेकिन बच्चों में देखा गया कि बहुत जल्दी बिगड़ते हैं। उनकी खाने पीने में जो रुझान है वो कमी होती है, उसमें वजन में कमी और साथ में वेट लॉस के अलावा बुखार, हल्का बुखार रहता है। तो अगर इस तरीके की जोड़ों में दर्द, लॉन्ग बोन्स में दर्द होना, ये दिखाता है कि हो सकता है कि अंडरलाइंग न्यूरोब्लास्टोमा का प्रॉब्लम है। तो इसको ज़रूर से पकड़ना चाहिए और डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। इसके अलावा शरीर में कहीं पर भी गांठ हो, चाहे हाथ में, चेहरे पर या गले के पास, अगर ऐसे गांठ बन के उभर के आते हैं, उनको हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जी डॉक्टर राजीव, अगर फैमिली में किसी एक बच्चे को कैंसर हो गया है, कौन से वो कैंसर हैं जिसमें जेनेटिक टेस्टिंग करवाना उपयोगी होगा, और पेरेंट्स को ये देख लेना चाहिए कि कहीं सेकेंड चाइल्ड में यानी दूसरे बच्चे में भी इसका खतरा तो नहीं होगा, और किस तरह से जेनेटिक टेस्टिंग की पूरी प्रक्रिया की जाती है? हम लोगों को अनुभव से और जो भी साइंटिफिक लिटरेचर है उससे मालूम है कोई भी कैंसर अनुवांशिक या जेनेटिक हो सकता है, लेकिन जेनेटिक या अनुवांशिक होने की संभावना ज़्यादा तब होती है अगर किसी बच्चे को उसके परिवार में, उसके भाई बहनों में, माता पिता में या उनके परिवार में किसी और को कैंसर हुआ। एक तो फैमिली हिस्ट्री, फिर दूसरा उसको किस प्रकार का कैंसर है। अलग अलग प्रकार के जो कैंसर होते हैं उनमें अनुवांशिक होने की संभावना कम या ज़्यादा होती है। एक वो है। तीसरा है कि उसी प्रकार, जैसे ल्यूकीमिया एक ब्लड कैंसर है, उसमें भी अलग अलग प्रकार के ल्यूकीमिया होते हैं, तो किस प्रकार का ल्यूकीमिया उसमें अनुवांशिक होने की संभावना ज़्यादा है कि नहीं। दूसरा, किसी बच्चे को एक से ज़्यादा कैंसर हो, पहले सपोज किसी को आँख का ट्यूमर हुआ था, रेटिनोब्लास्टोमा, और 5 साल बाद उसको कोई सार्कोमा हो गया, तो उसमें उसकी संभावना बहुत ज़्यादा है।
सो ये सब देखते हुए हमको अंदाज लगता है कि इस बच्चे में जो कैंसर है वो आनुवंशिक हो सकता है। हर माँ बाप को ये चिंता तो रहती है, चाहे वो पूछे ना पूछे। अगर आप उनको समय दें तो उनको लगता है मेरे छोटी बेटी को कैंसर हुआ है, इसकी जो और बड़ी बहन है, जो भाई है, इसको तो होने का खतरा नहीं है। पहले तो उनको लगता है साथ में खाने पीने, हम लोग बताते हैं ये खाने पीने से, साथ में रहने से, उठने बैठने से नहीं होता। लेकिन अगर हमको लगता है कि आनुवंशिक हो सकता है, तब हम लोग उसके लिए एक जेनेटिक काउंसलिंग, और ये बहुत ही संवेदनशील वो है, बिकॉज कई बार लोगों को ठीक से समझ में नहीं आता है। तो जैसे आपने बताया, माँ के ऊपर सब बात आती है कि तुम्हारी वजह से हुआ हो, खासतौर से उसके परिवार में किसी को हुआ। तो हम लोग माता पिता दोनों से पूरा डिटेल में बात करते हैं, और अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है, 10-12 साल का, 14 साल का, उससे भी हम लोग उसके मन में क्या है वो भी समझते हैं, उनको क्या चीज़ परेशानियां, उनको क्या सता रही हैं, वो सब समझने के बाद हम लोग जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं जी। जो जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं, सॉलिड ट्यूमर्स में हम लोग एक ब्लड सैंपल लेते हैं, थोड़ा सा 2-3 ml ब्लड लेते हैं, उसमें से जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं, उसमें से हम लोग डीएनए निकालते हैं। और डीएनए जो होता है, इंसानों में 23 जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि डीएनए से बने होते हैं, और उस डीएनए में जिन जिन जीन्स पे हमको डाउट होता है कि इन जीन में म्यूटेशन के कारण ये कैंसर हो सकता है, हम लोग उस जीन्स को बहुत डिटेल्स में हम लोग जो है उसका जो जेनेटिक कोड है उसको पढ़ते हैं, सीक्वेंस, और उसके लिए एक मशीनें होती हैं, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, सैंगर सीक्वेंसिंग, उस पर हम लोग उस जो जीन पे हमको डाउट होता है उसका हम लोग पूरा जेनेटिक कोड पढ़ते हैं। तो हमको मालूम है कि नॉर्मल इंसानों में जेनेटिक कोड अलग अलग जीन्स का कैसा होना चाहिए था। जहाँ भी हमको बदलाव दिखता है, हम फिर देखते हैं इस जीन में जो बदलाव है क्या ये नॉर्मल बदलाव है। सभी में, हर एक इंसान के जीन्स में कुछ ना कुछ बदलाव होता है, इसीलिए हर कोई भी 2 इंसान एक जैसे नहीं दिखते। फिर हम लोग देखते हैं जो बदलाव है ये वो क्या म्यूटेशन हानिकारक बदलाव है जिसके चलते कैंसर हो सकता है, वो है या ये नॉर्मल बदलाव है। सो इस पूरी प्रक्रिया के बाद एक रिपोर्ट बनती है, फिर उसकी डिटेल में काउंसलिंग होती है कि अगर हमको जो मिला है, इस जीन में ये बदलाव मिला है, उसके हिसाब से उस बच्चे के लिए और परिवार में दूसरों के लिए क्या विशेष सलाह है। और मेन ये है कि उसको और दूसरे कैंसर ना हो, और कुछ जेनेटिक चेंजेस, म्यूटेशन के वजह से उनका ट्रीटमेंट भी चेंज हो सकता है। जैसे कुछ की वजह से इम्यूनोथेरेपी दे सकते हैं, कुछ में अलग अलग प्रकार का। तो एक लंबी प्रक्रिया होती है, और प्री टेस्ट काउंसलिंग होती है टेस्टिंग से पहले, फिर जेनेटिक टेस्टिंग होती है, उसके बाद पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग होती है। फिर जिसमें हमको परिवार में म्यूटेशन मिला है उसको हम लोग पूरा कैंसर स्क्रीनिंग और प्रिवेंशन के रास्ते पे लेके जाते हैं। जी, तो इसको एक बड़ा कदम माना जा सकता है, क्योंकि अगर ये पता चल जाता है कि कौन से जीन्स या किस तरह की खराबी कैंसर के खतरे को बढ़ा सकती है, तो न सिर्फ कैंसर के जोखिम को पता करने में, बल्कि उसके ट्रीटमेंट में, उसके सही इलाज में भी काफी सहयोग मिल सकता है। टोटल हेल्थ में आज हम बात कर रहे हैं बच्चों में होने वाले कैंसर के बारे में। कुछ और जानकारी विशेषज्ञों से लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए टीडी न्यूज। तुम्हारी तो मोहब्बत भी महंगी है, और तुमने रंजिश खरीद ली। ये कहानी सिर्फ प्यार की नहीं, ये जुनून और चॉइसेस की कहानी है। और हर चॉइस का असर होता है आपकी जिंदगी पर, आपके अपनों पर। इसलिए जब बात हो सेहत की और फिटनेस की, नोवा घी बनाता है रिश्तों को स्ट्रॉन्ग और आपको रखता है हेल्दी एंड फिट। नोवा घी, स्वस्थ भारत का सपना। सुबह की शुरुआत सेहत के साथ। जो खाए गुनगुनाए। देखिए ओ रोमियो इन थिएटर्स नियर यू। आशिकों की कॉलोनी में घर ले लिया इश्क का। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो?
12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा? मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूँ। अब मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बच्चों में होने वाले कैंसर्स के विषय में हम बात कर रहे हैं और जैसा विशेषज्ञों ने कहा कि कई बार छोटी छोटी गलतियां, अवधारणाएं बाधक बनती हैं कैंसर की पहचान में, उसके इलाज में। कुछ ऐसी ही सोच की बात कर लेते हैं और विशेषज्ञों से जानते हैं कि इस सोच में सच्चाई कितनी है। सबसे पहली बात डॉक्टर अंजन आपसे कि बच्चों में किसी भी तरह का ट्यूमर, किसी भी तरह की रसौली हो, वो सभी कैंसरस होते हैं, क्या ये बात सत्य है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हम कोई भी गठान जो होते हैं हम उनको कैंसर एक नाम से नहीं जानते। उनको पहले हम डिस्क्राइब करते हैं कि ये बिनाइन है। बिनाइन यानी साधारण गांठ जो कैंसर का रूप नहीं लेता है। कैंसर वो होता है जो लगातार बढ़ते रहता है, लेकिन जो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं या बिनाइन स्वेलिंग है वो लंबे समय तक शांत रहते हैं और वो जनरली अलग जगह फैलते नहीं है अपनी जगह से जहाँ शुरू हुआ है। तो इस तरह से हम इनको डिस्क्राइब करते हैं। और अगर मैलिग्नेंट है, मैलिग्नेंट का मतलब है बहुत तेजी से बढ़ता है अपनी जगह पर भी और फैलता भी है, तब उसका नाम हम मैलिग्नेंट कैंसर के नाम से जानते हैं। तो ये फर्क लाना बहुत जरूरी है। जी, हर गांठ कैंसर नहीं होती, लेकिन अगर गांठ है तो आपको विशेषज्ञ के पास जरूर जाना है। विशेषज्ञ ही ये तय करेंगे कि ये जो ट्यूमर है ये बिनाइन है या कैंसरस है। इसलिए कोई भी लक्षण हो, कोई भी गांठ हो, उसको लापरवाही से ना लें, नजरअंदाज ना करें, विशेषज्ञ के पास अवश्य जाएं। डॉक्टर समीर बख्शी, बहुत से लोग ये मानते हैं कि बच्चों में होने वाले सभी रक्त कैंसर, जो ब्लड कैंसर्स या ल्यूकीमियाज होते हैं, क्योंकि रक्त पूरे शरीर में प्रवाहित होता है, तो वो ज्यादा अग्रेसिव होंगे और ज्यादा सिवियर होते हैं। क्या कहना चाहेंगे विशेषज्ञ के तौर पर? तो कई बार पेशेंट आके पूछते हैं कि हमें ब्लड कैंसर है, इसका क्या स्टेज है। ब्लड कैंसर में स्टेज नहीं होता। स्टेज जो है वो सॉलिड ऑर्गन्स में होता है, जैसे कि किडनी का कैंसर, न्यूरोब्लास्टोमा, बोन का ट्यूमर, उसमें स्टेज होता है। ब्लड कैंसर तो ब्लड में ही है, तो वो तो सारे शरीर में है। तो उसमें हम टाइप देखते हैं कि किस प्रकार का वो ब्लड कैंसर है। दूसरी बात, क्या वो ज़्यादा एग्रेसिव है? तो जी हाँ, अगर हम ब्लड कैंसर को ट्रीट नहीं करते तो बहुत जल्द ही उसमें जान जाने का डर रहता है। तो उसका ट्रीटमेंट हम जल्दी से जल्दी शुरू करना चाहते हैं, जिसको हम कहते हैं एक्यूट ब्लड कैंसर जो होता है। एक प्रकार का ब्लड कैंसर होता है क्रॉनिक ब्लड कैंसर। क्रॉनिक का माने है कि वो धीरे धीरे आ रहा है, डायग्नोज भी स्लो होता है, तो वो एकदम से कुछ नहीं करता जी। अब सीवियर ज़्यादा का मतलब ये नहीं है कि वो ट्रीटेबल नहीं है, क्योंकि ब्लड कैंसर काफ़ी ट्रीटेबल कैंसर है। और हम समझते हैं और हमारा एक्सपीरियंस कहता है, वर्ल्ड का एक्सपीरियंस कहता है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ब्लड कैंसर के साथ इतना तेज़ी से बढ़ा हुआ कैंसर भी ठीक हो जाता है। और आने वाले समय में बहुत सारे बच्चे हैं जो इसके बिल्कुल ठीक रहते हैं और बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी पाते हैं। जी डॉक्टर राजीव सरीन, एक और जो धारणा लोगों के मन में होती है कि बच्चों में अगर कैंसर हो रहा है तो वो आनुवंशिक ही होगा, या माता पिता में है तो बच्चों में चला जाएगा, क्या कहना चाहेंगे? ये एक, जैसे आपने बताया, ये गलत फहमी बहुत लोगों को होती है। बहुत से तो लोग मान के ही चलते हैं, बिकॉज बच्चे ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, इसको आखिर कैंसर क्यों हुआ? ये जन्मजात कैंसर होगा या इनको जीन जेनेटिक या आनुवांशिक ही होगा, दूसरों को भी होगा। तो हम लोग उनको पहले समझाते हैं कि अगर 100 बच्चों को कैंसर, उस 100 में से केवल 10 बच्चों का कैंसर आनुवांशिक या जेनेटिक है, 90% का नहीं है। और आपके बच्चे का जो कैंसर है वो आनुवांशिक या हेरिडिटरी या जेनेटिक प्रकार का है कि नहीं, वो हम लोग पूरा डिटेल फैमिली स्टडी और जेनेटिक टेस्टिंग के द्वारा हम लोग मालूम कर सकते हैं। तो खाली इसमें डाउट करने की बात नहीं है, हम लोग देख सकते हैं कि आनुवांशिक है कि नहीं, तब करते हैं।
और दूसरा एक चीज होता है, अगर सपोज माँ को, खास तौर से माँ को या माँ के परिवार में किसी को कैंसर, सबसे पहले उसके ऊपर दोष आता है, देखो तुमको कैंसर था, इसकी वजह से बच्चे को भी कैंसर हुआ। ऑफ कोर्स संभावना होती है, पिता को कैंसर था, उसकी वजह से बच्चे को हुआ। सो माता पिता का कैंसर भी सबका अनुवांशिक जेनेटिक नहीं होता, खाली 10% लोगों का ही होता है। सो ये एक विशेष जो साइंस है, जो उसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक स्टडीज, उसके द्वारा ही हम लोग मालूम कर सकते हैं कि अनुवांशिक था कि नहीं था, और अगर है तो उसके ऊपर हम लोग स्पेशल एडवाइस देते हैं, हम लोग स्क्रीनिंग की, प्रिवेंशन की। तो मेन है, अगर किसी ने पूछा है, प्रॉब्लम यह है कि हमारे देश में बहुत कम जगह पे जेनेटिक्स क्लिनिक या जेनेटिक काउंसलिंग और जेनेटिक टेस्टिंग का प्रावधान है जी। बहुत सारे अस्पताल हैं, वहाँ पे जेनेटिक काउंसलिंग नहीं होती कैंसर के लिए, लेकिन जेनेटिक टेस्टिंग, ब्लड सैंपल बाहर किसी लैब में भेज देते हैं तो जेनेटिक टेस्ट रिपोर्ट आ जाती है। तो जो डॉक्टर होता है जो बच्चों के कैंसर का इलाज कर रहा है, उसकी ऊपर सब जिम्मा आ जाता है कि वो पूरी डिटेल काउंसलिंग ले और समझाए, और वो अपनी ओपीडी में अलग तरीके से काम करते हैं। जेनेटिक काउंसलिंग में जब हम लोग एक बच्चे उसके माता पिता के साथ बैठते हैं, हम लोग 1-1 घंटा उसके साथ बिताते हैं, टेस्टिंग से पहले समझाने के लिए, फिर टेस्टिंग की रिपोर्ट समझाने के लिए उतना टाइम लगता है, फिर परिवार में एक जने को हम लोग एक फैमिली ट्री बनाते हैं, उसमें देख देख के बताते हैं किसको टेस्ट करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, क्या मिल सकता है, उसका फायदा क्या होगा। राइट। डॉक्टर समीर बख्शी, हमने सॉलिड ट्यूमर्स के लक्षण तो जान लिए, लेकिन अगर किसी बच्चे में रक्त का कैंसर है, किसी भी प्रकार का हो, किस तरह से प्रेजेंट कर सकता है, या क्या वो अनयूजुअल साइंस या सिम्टम्स हैं जो माता पिता अगर देखें तो तुरंत विशेषज्ञ से संपर्क करें? तो ब्लड कैंसर जो है, क्योंकि बोन मैरो से आ रहा है, और बोन मैरो में हमारे मेन 3 प्रकार के सेल होते हैं। एक होते हैं जो हीमोग्लोबिन बनाते हैं, तो एक लक्षण हो सकता है कि ब्लड की कमी हो गई, यानी एनीमिया हो गया। सेकंड प्रॉब्लम है जो प्लेटलेट्स बनाते हैं, ये सेकंड पार्ट है, प्लेटलेट्स की कमी होने से ब्लीडिंग हो सकती है। और तीसरे होते हैं वाइट ब्लड सेल्स। तो वाइट ब्लड सेल्स या तो कम हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हम पाते हैं कि उनकी मात्रा बहुत बढ़ गई। और वो बढ़ती क्यों है? क्योंकि जो बढ़ी हुई मात्रा है वो एक्चुअली कैंसर के सेल होते हैं जो बढ़ गए होते हैं, क्योंकि ये वाइट ब्लड सेल का एक प्रकार का कैंसर है। तो ये 3 चीज़ों से हमारे लक्षण होते हैं, एनीमिया, ब्लीडिंग के लक्षण, और क्योंकि वाइट सेल्स जो एक्चुअल फाइटिंग वाले वाइट सेल्स हैं, जो इन्फेक्शन से फाइट करते हैं, वो कम हो जाते हैं, तो बच्चों में इन्फेक्शन हो सकता है, फीवर हो सकता है। जी, और रेटिनोब्लास्टोमा भी काफ़ी कॉमन है बच्चों में, अगर ऐसा हो रहा है तो किस तरह के लक्षण आएंगे? रेटिनोब्लास्टोमा का जो सिम्टम है वो हम कहते हैं कि वाइट रिफ्लेक्स, की बिल्ली जैसी आंख दिखी, वाइट वो चमकी दिखी आंख में। अगर यदि ये दिखती है तो पेरेंट्स को डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उनके चेकअप से अर्ली पिकअप हो सकता है। इसके लिए कई बार हम स्क्रीनिंग भी करना चाहते हैं कि जब भी बच्चा वेल बेबी विजिट के लिए जाए, इम्यूनाइजेशन के लिए जाए, वैक्सीनेशन के लिए जाए, तो डॉक्टर उनकी आंख को एक बार देखे और उसमें उसको देखे कि वो बिल्ली जैसी आंख तो नहीं दिख रही, वाइट रिफ्लेक्स तो नहीं आ रही। अगर यदि आती है तो एकदम भेजें आई स्पेशलिस्ट के पास। इसके अलावा अगर वो कैंसर बढ़ जाता है, जो कि हम चाहते हैं कि ना बढ़े, तो कई बार आंख बाहर आती है, उसमें स्क्विंट होता है, यानी भैंगापन पैदा हो सकता है। तो ये कोई सिम्टम हो तो ये एडवांस डिजीज़ का ये लक्षण पाया जाता है। जी, और ये लक्षण यहाँ तक ना पहुँचे, इसके लिए आवश्यक है कि आप समय से विशेषज्ञ के पास अवश्य पहुँच जाएं। डॉक्टर अंजम, जब कोई भी पेरेंट्स इस तरह के गांठ के या जो अनयूजुअल साइंस और सिम्टम्स की हमने बात की, वो लेकर आप जैसे विशेषज्ञ के पास पहुँचते हैं, ख़ास तौर पर कोई रसौली हो या सॉलिड ट्यूमर हो, कौन सी जांच से ये डायग्नोसिस तय किया जाता है कि इसकी स्टेज क्या है या आगे की इलाज की प्रक्रिया कैसे होगी? तो सबसे पहले हम जांच को, जो हम सस्पिशन हमारे अंदर है, अगर किडनी से आ रहा है, अगर हमें लग रहा है कि ये विल्म्स ट्यूमर है या न्यूरोब्लास्टोमा है, तो सबसे पहले हम डायग्नोसिस को कंफर्म करते हैं। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा मदद, हमें अल्ट्रासाउंड अपने रेडियोलॉजिस्ट ब्रांच से लेना पड़ता है, ताकि हमें पता चल जाए कि एग्जैक्टली ये गठान किस ऑर्गन, किस अंग से उभर रहा है। एक बार ये पता चल जाए, फिर हम इसकी स्टेजिंग करते हैं। स्टेजिंग करने के लिए हमें एडवांस्ड इमेजिंग, सीटी स्कैन, कई बार पेट स्कैन जैसे मशीनों का मदद लेना पड़ता है, और उसके रिपोर्ट के आधार पर ज़रूरत पड़ने पर हम उस गठान से एक छोटा सा टुकड़ा नीडल के माध्यम से या
बायोप्सी जिसे कहते हैं। तो इसको बायोप्सी का जो टिश्यू निकला है उससे हमें काफ़ी जानकारी मिलती है। हमारे पैथोलॉजिस्ट ब्रांच से हमें इसकी डिटेल रिपोर्ट मिलती है। पहले सिर्फ यही नहीं कि ये गांठ किस तरीके का है, इसके अलावा हमें और मॉलिक्यूलर स्टडीज़ यूज़ करके बता सकते हैं वो डे 1 पे ही कि किस तरफ जाएगा, क्या ये एग्रेसिव ट्यूमर है या नहीं है। इन सब को लेकर हमें एक मल्टी मोडालिटी टीम बनाते हैं या ट्यूमर बोर्ड में डिस्कस किया जाता है कि इसको किस तरीके से अप्रोच किया जाए, क्योंकि हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हैं डिपेंडिंग ऑन द ट्यूमर। क्या हम कीमोथेरेपी दें, कीमोथेरेपी डे 1 से पूरे बॉडी को असर करता है। क्या हम लोकल थेरेपी दें, लोकल थेरेपी में हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, रेडियोथेरेपी विकिरण से या फिर सर्जरी जिसमें हम लोकल ट्यूमर को डायरेक्टली हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो किस सीक्वेंस में, क्या हम सारे तीनों ऑप्शंस यूज़ करें या नहीं, ये हम विचार करके और अपने कंबाइंड एक्सपीरियंस को वी टेक इनटू अकाउंट और उसके बाद हम प्लान आउट करते हैं ट्रीटमेंट चार्ट। जी, और ट्रीटमेंट के लिए किस तरह की मोडालिटी यानी कौन सा विकल्प पहले चुना जाएगा, किस तरह से इलाज होगा, ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि कैंसर किस प्रकार का है, किस लोकेशन में है और उसकी स्टेज क्या है। डॉक्टर सरीन, किस तरह से समझाना चाहेंगे जो नई तकनीकें आ रही हैं, खास तौर पर जीन म्यूटेशन की बात होती है और एक प्रोजेक्ट भी, रिसर्च प्रोजेक्ट भी किया जा रहा है ICMR के साथ, जिसमें जेनेटिक टेस्टिंग की बात हो रही है और उस पर भी रिसर्च की जा रही है। आने वाले समय में क्या उम्मीद की जाए? जो जेनेटिक टेस्टिंग पहले होती थी, एक टाइम था आज से 50 साल पहले, हम लोग खाली अगर परिवार में कई लोगों को कैंसर है या किसी बच्चे को दोनों हाथ में कैंसर है, हम लोग खाली उसके बेसिस पे बताते थे कि आपके परिवार में जो कैंसर है या आनुवांशिक टाइप का हो सकता है, सबको सावधान रहना चाहिए, चेकअप करो। उसके बाद एक एक जीन की टेस्टिंग शुरू हुई, जैसे रेटिनोब्लास्टोमा की, एक दूसरी जीन होती है P53 की, उस जीन की टेस्टिंग हुई। तो एक विधि होती है, उसको हम लोग बोलते हैं सैंगर सीक्वेंसिंग। उससे वो बहुत टाइम लगता था और कठिन होता था, एक एक जीन में हम लोग देखते थे। उसमें क्या इशू आता था कि कई बार जिस जीन में हम लोग सोचते थे उस जीन में म्यूटेशन नहीं होता, किसी दूसरी जीन में होता था। तो आज की तारीख में अगर हमको डाउट होता है कि किसी बच्चे का कैंसर आनुवांशिक है, तब हम लोग एक जीन नहीं, हम लोग 50, 60, 100, 150 जीन्स को एक साथ पूरा डिटेल में स्टडी करते हैं। और इतनी जीन्स को एक साथ स्टडी करने के लिए हम लोग एक तरीका होता है जिसको बोलते हैं NGS या नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, उसमें हम लोग चेक करते हैं। जो इशू आता है कि ये जो तकनीक होती है ये बहुत ही संवेदनशील होती है, जरा सा भी कुछ ठीक से नहीं होता है तो रिजल्ट आता ही नहीं या गलत रिजल्ट आ जाता है। तो इसमें करने में टाइम तो लगता है ही, साथ में खर्चा भी होता है। और कम से कम 15 से लेकर के 25,000 रुपए तक एक पेशेंट के जेनेटिक टेस्टिंग में खर्चा होता है। और सरकारी अस्पतालों में तो बहुत कम जगह पे है, टाटा में हम लोग कुछ सालों से कर रहे हैं वो। और इसकी रिपोर्ट जो होती है, रिपोर्ट खास तौर से बनाई जाती है ताकि उसकी वजह से जो डॉक्टर्स हैं जिनके पास ये रिपोर्ट जाएगी और जो परिवार हैं उनको कंफ्यूजन ना हो, और उसमें हम लोग पूरा डिटेल्स में लिखकर बताएं। जी डॉक्टर सरीन, एक सवाल ईमेल भी आया है, सुनील जी का प्रश्न है, वो ये पूछ रहे हैं कि कैंसर अगर फैमिलीज में रन करता है, विशेष तौर पर अगर ल्यूकीमियाज हो या सॉलिड ट्यूमर्स भी, कोई जो टेस्टिंग की हम लोग बात कर रहे हैं, जेनेटिक टेस्टिंग का कोई नाम है? और दूसरा क्वेश्चन इनका ये है कि न्यूट्रीजेनेमिक्स, ये टर्म जो यूज किया जाता है, ये किस लिए है? मैं दोनों चीज़ों के बारे में बताऊंगा। ये जो टेस्टिंग का नाम है जेनेटिक्स, आजकल कई बार हम लोग डॉक्टर्स जैसे डॉक्टर बख्शी हैं और डॉक्टर दुआ हैं, वो लोग हम लोग NGS टेस्ट ट्यूमर के ऊपर भी करते हैं। उसका जो हमारा उद्देश्य होता है देखने के लिए इस ट्यूमर में भी कुछ ना कुछ बदलाव होता है जीन्स में, उसके हिसाब से कुछ हम ट्रीटमेंट चेंज कर सकें ना, या किस प्रकार से वो कैंसर उसका प्रकृति रहेगी वो जानने के लिए, तो वो अलग NGS टेस्ट होता है। ये जो जेनेटिक टेस्ट में बोल रहा हूँ इसको जर्म लाइन, दैट मीन्स जो बच्चा पैदा हुआ है, पैदाइश के समय उसके अंदर किसी जीन में बदलाव आया है कि नहीं, तो उसको जेनेटिक टेस्टिंग या जर्म लाइन जेनेटिक टेस्टिंग। कई बार बच्चों में ट्यूमर पे कुछ टेस्ट हुआ, कुछ मिलता है, तो बिकॉज वो जीन्स में है, कुछ लोग मान लेते हैं ये बच्चे के अंदर है और बाकी लोग में भी होगा, तो वो अलग होता है और जर्म लाइन टेस्टिंग अलग होती है। जी। दोनों को करने का तरीका, मशीन एक ही होती है, NGS मशीन होती है, लेकिन करने का तरीका अलग होता है। और जो उन्होंने बताया जी डॉक्टर सरीन, आपके पास हम फिर लौटेंगे। डॉक्टर
अंजन, एक सवाल है, हमारे एक व्यूअर हैं, ये बोल रहे हैं कि इनके बच्चे के लंग्स में नोड्यूल्स हैं जिसकी वजह से फाइब्रोसिस हो गया है। क्या ये प्रेडिक्ट किया जा सकता है इस केस में कि ये नोड्यूल्स कैंसरस हो जाएं बाद में जाकर? क्या कहना चाहेंगे? मैं जो समझ पा रहा हूँ ये एक किसी अपने बच्चे के एक्सरे में या सीटी स्कैन में ये डायग्नोसिस हुआ होगा जी। तो इसको प्रेडिक्ट करना कि ये लॉन्ग टर्म में जाके मैलिग्नेंट बनेगा ये मानना गलत होगा। बट हाँ, ये हम इस नोड्यूल, अगर ये नोड्यूल बता रहे हैं तो हमें इसकी बायोप्सी कर सकते हैं नीडल गाइडेड, और ये अभी का स्टेटस बताएगा, लेकिन फ्यूचर में ये डेवलप होगा या नहीं ये कह पाना मुश्किल है। इसीलिए एडवाइस ऐसे केसेस में रहता है कि ये कंटिन्यूअस सर्विलेंस या फॉलोअप में हम कहते हैं, ताकि जो भी बदलाव हो रहा है वो अगर हम सही टाइम में पकड़ें, अगर ये ट्यूमर में बदलता भी है तो इलाज समय पर संभव है, लेकिन ये कहना कि ये बन जाएगा ये ठीक नहीं है। जी डॉक्टर समीर बख्शी, किस तरह से समझाना चाहेंगे जो ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं बच्चों के कैंसर के लिए, उसमें रेडिएशन भी होती है, कीमो भी होती है, और फिर पेरेंट्स को ये डर भी होता है कि क्या जो कैंसर से होने वाली जटिलताएं हैं और जो इलाज का प्रभाव होगा बच्चे की ग्रोथ पर, फिजिकल डेवलपमेंट पर या उसके माइलस्टोन्स किस तरह से प्रभावित हो सकते हैं? कैंसर का ट्रीटमेंट समझने के लिए मैं आपको 2 चीज़ें बताना चाहूँगा। पहला है, अगर ब्लड कैंसर है तो उसमें, या गांठों का कैंसर है तो उसमें जो मेजर ट्रीटमेंट है वो है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी क्या चीज़ है? वो बेसिकली दवाइयाँ हैं जो शरीर में दी जाती हैं, या तो मुंह से खाने से, या इंट्रावीनस या इंट्रामस्कुलर। तो ये बॉडी के हर हिस्से में जाती हैं और कैंसर को मारती हैं। तो ब्लड कैंसर है या गांठों का कैंसर है तो कीमोथेरेपी ही मेजर ट्रीटमेंट है। अब बात आती है सॉलिड ऑर्गन कैंसर्स की। उसमें अगर हम लोकल ट्रीटमेंट की बात करें, मान लो कैंसर आँख में है या बोन में है, उसका वहाँ पर जो इलाज करना है वो सर्जरी या और रेडियोथेरेपी से किया जाएगा। लेकिन हम ये भी मानते हैं कि जो वो कैंसर है उसके कुछ लक्षण शरीर में फैले हुए हैं, अगर हमें दिख भी नहीं रहे तो भी हम मान के चलते हैं कि कुछ फैले हों और या आने वाले टाइम में फैल सकते हैं। तो वो आगे ना फैलें उसके लिए हम कीमोथेरेपी भी देते हैं। कीमोथेरेपी हम या तो सर्जरी से पहले दे सकते हैं या बाद में दे सकते हैं। पहले देने का फ़ायदा ये होता है कि हम कीमोथेरेपी से ट्यूमर को छोटा कर दें। जब साइज़ छोटा हो जाएगा तो सर्जन के लिए सर्जरी करनी भी आसान हो जाएगी। और बाद में इसलिए देते हैं कि जब ट्यूमर हट गया हो, अगर उसका कोई लक्षण बॉडी में रह गया हो तो उसको हम कीमोथेरेपी के द्वारा मार सकें। जी किस तरह से रिक्वायरमेंट होती है फॉलोअप्स की डॉक्टर अंजन? अगर एक बार ट्रीटमेंट हो गया, रेकरेंस के चांसेस कितने होते हैं जनरली? किस तरह के सॉलिड ट्यूमर्स हैं जिसके लिए लॉन्ग टर्म फॉलोअप रिक्वायर्ड होता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए ये ट्यूमर टू ट्यूमर डिपेंड करता है, लेकिन जो मोटे तौर से विल्म्स, न्यूरोब्लास्टोमा, ये जो दोबारा होने का चांस शुरू के 5 साल, ज़्यादातर देखा गया कि शुरू के 1.5-2 साल के अंदर ही होता है। तो इसीलिए हम ऐसे केसेस में बहुत क्लोज फॉलोअप करते हैं शुरू के दिनों में। शुरू के 2 साल में 3-3 महीने में हम बुलाते हैं और उनको फिजिकल एग्जामिनेशन और अप्रोप्रिएट रेडियोलॉजिकल तरीके जैसे अल्ट्रासाउंड है, इनके जरिए हम पता कर लेते हैं कि इनको दोबारा हुआ है या नहीं। और जैसे जैसे समय बीतते जाता है हम इनकी फ्रीक्वेंसी को कम कर देते हैं। तो जो शुरुआत में हो सके 3 महीने में आ रहे थे, 2 साल बाद वो फिर 6 महीने बाद आएंगे, फिर 5 साल बाद साल में एक बार आएंगे। लेकिन एडवाइस यही रहेगा कि 5 साल के बाद जनरली हम कहते हैं कि ये सर्वाइवर हैं, ये पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। तब भी हमने लेट रेकरेंसेस कुछ रेयर कंडीशंस में होते हैं, इसीलिए आते रहना चाहिए, दिखाते रहना चाहिए। और आपके डॉक्टर खुद ही आपको ये चीज़ की सलाह भी देंगे कि नॉट ओनली जब शुरू का ट्यूमर दोबारा आने का, बट उस जो हमने कीमोथेरेपी दिए थे, जो हमने रेडियोथेरेपी दिए थे, उनके भी कुछ लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स होते हैं जिनके बारे में हमें जानना ज़रूरी है, उसको भी हम निगरानी में रखें। इसलिए फॉलोअप तो लाइफ लॉन्ग ही हम लोग कहते हैं कि आते रहना चाहिए। डॉक्टर समीर बख्शी,
बच्चों और बड़ों के जो कैंसर है उनमें सबसे बड़ा जो फ़र्क है कि बच्चों के सामने एक लंबा जीवन होता है, क्योंकि अब आउटकम बेटर हो गए हैं, बच्चों की लॉन्जेविटी भी बढ़ जाती है। ऐसे में क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन करना या कौन से प्रैक्टिकल चैलेंजेस आपको लगते हैं आने वाले जीवन में, चाहे एजुकेशन की बात करें, फैमिली लाइफ की बात करें, जिन पर ध्यान देना चाहिए और ध्यान देना आवश्यक है? तो मैं आपके सवाल का जो फर्स्ट स्टेटमेंट ये देना चाहूँगा कि मेजॉरिटी जो हैं, जो बच्चों के कैंसर ट्रीट होते हैं और जो बच्चे क्योर होते हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। नॉर्मल लाइफ से मतलब ये है कि वो हर प्रकार की पढ़ाई कर सकते हैं, हर प्रकार के खेल खेल सकते हैं, आगे उतने ही ऊपर जा सकते हैं जितने वो बच्चे हैं जिनको कैंसर नहीं हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट तो ये है। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे बताया डॉक्टर साहब ने कि हमें लाइफ लॉन्ग फॉलोअप करना है। लाइफ लॉन्ग फॉलोअप इसलिए करना है कि कोई भी दवाई जो मिली हो या रेडियोथेरेपी मिली हो या सर्जरी हो, उसका कोई लेट साइड इफ़ेक्ट ना हो और उसको हम टाइमली पिकअप कर सकें। तीसरा, आपने जो बात करी, मुझे ऐसा लगा कि आप ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या बच्चों में जब कैंसर हुआ, जो दवाई मिली, क्या उससे आने वाले टाइम में उनकी फर्टिलिटी पर असर पड़ सकता है? तो हाँ, असर पड़ सकता है, कुछ लोगों में असर पड़ सकता है। लेकिन मैं ये भी बताना चाहूँगा, ज़्यादातर लोगों की फर्टिलिटी प्रिजर्व्ड रहती है। थोड़े ही लोग हैं जिनमें फर्टिलिटी पर असर पड़ सकता है और उनके लिए भी आज की डेट में हम कैंसर का ट्रीटमेंट शुरू होने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, उनका स्पर्म्स या ओवरीज को प्रिजर्व किया जा सकता है कि आगे उनकी फर्टिलिटी भी प्रिजर्व्ड रहे। जी, तो विकल्प कई हैं जिनसे न सिर्फ इलाज बेहतर हो सकता है बल्कि बच्चों का आने वाला जीवन भी बेहतर बना रह सकता है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो सकती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अगर कोई भी असामान्य लक्षण बच्चे में दिखता है तो उसे लेकर विलंब नहीं करना है, देर नहीं करनी है, लापरवाही नहीं करनी है। तुरंत एक विशेषज्ञ के पास जाना है और ये समझ लेना है कि कहीं ये लक्षण कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के कारण तो नहीं है, क्योंकि जितनी जल्दी आप विशेषज्ञ तक पहुंचेंगे उतनी ही जल्दी बेहतर इलाज आप तक पहुंचेगा। टोटल हेल्थ में आज हम बात कर रहे हैं बच्चों में होने वाले कैंसर के बारे में। कुछ और जानकारी लेंगे विशेषज्ञों से इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। जो भी पके ऐसा पके, जहाँ भी हो जो खींचा चला, इसी दिल हो या पुलियो करे, वांगी भात हो या पोड़ी मसाला, रसम पाउडर या सांभर मसाला, असली मसाले सच सच MDH। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मैसेज। डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूंगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस
यूपीआई कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। बच्चों में होने वाले कैंसर के बारे में हम बात कर रहे हैं। विशेषज्ञों का खास पैनल हमारे साथ, डॉक्टर समीर बख्शी, डॉक्टर अंजन दुआ हमारे साथ हैं और कुछ और जानकारी लेते हैं विशेषज्ञों से रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड के माध्यम से। छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर समीर बख्शी आपसे कि बच्चों में जो ब्लड कैंसर होता है उसका इलाज संभव नहीं होता, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। बच्चों में सॉलिड ट्यूमर्स बहुत ही रेयर होते हैं, यानी बहुत ही कम है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। डॉक्टर अंजन? जी नहीं, हमें निगरानी रखनी चाहिए, बढ़ रही है आजकल। जी डॉक्टर समीर, क्या ल्यूकीमियाज को ब्लड ट्रांसफ्यूजन से कंट्रोल किया जा सकता है? नहीं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से सिर्फ उनका हीमोग्लोबिन को हम बढ़ा सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते। बच्चों में अगर कैंसर है तो लक्षण शुरुआती दौर यानी बचपन से ही आ जाते हैं, तो उनको पिक करना बहुत ही आसान होता है, खास तौर पर ट्यूमर अगर है तो। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर अंजन? जी नहीं, कुछ कंडीशंस ऐसे हैं जो बाद में सामने आते हैं। डॉक्टर समीर, इनमें से क्या कैंसर का लक्षण हो सकता है बच्चे में बिना किसी कारण वेट लॉस यानी वजन में कमी आए, सिर में सुबह सुबह दर्द हो या फिर खून की कमी हो जाए? ये लक्षण हो सकते हैं, लेकिन और भी कारणों से ये चीज़ें हो सकती हैं। कैंसर उनमें से एक डायग्नोसिस भी हो सकता है, इसीलिए विशेषज्ञ के पास जाना बहुत जरूरी है। क्या बायोप्सी करने से बच्चे के शरीर में कैंसर फैल सकता है? डॉक्टर अंजन? जी नहीं, अगर सही तरीके से किया जाए उसे के लिए विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए, तरीका सही होना चाहिए बायोप्सी का। जी, क्या डाउन सिंड्रोम और ल्यूकीमियाज या रक्त के कैंसर का कोई संबंध है? डॉक्टर समीर बख्शी? डाउन सिंड्रोम में एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है जिससे ब्लड कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। डॉक्टर अंजन, क्या अगर एक बच्चे में कैंसर है तो ये दावा किया जा सकता है कि दूसरे बच्चे को भी अवश्य हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। मेजॉरिटी 90% ट्यूमर्स बच्चों में जो होते हैं वो स्पोराडिक, यानी उनका कोई जेनेटिक लिंक नहीं है, कॉज म्यूटेशंस होता है जो नॉर्मल तरीके से एनवायरनमेंट में रहते रहते हुआ है, तो उसको प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, ऐसा नहीं है। जी डॉक्टर समीर, क्या बोन मैरो हर तरह के ल्यूकीमिया का एकमात्र इलाज है? जी नहीं। डॉक्टर अंजन, क्या बच्चों में कैंसर जो होते हैं उनमें रेकरेंस या दोबारा होने की संभावना रहती है? बिल्कुल रहती है, इसीलिए हम फॉलोअप पे इम्पोर्टेंस देते हैं, सर्विलेंस पे। डॉक्टर समीर बख्शी, क्या आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि जीन थेरेपी से जो जीन्स है उसको मॉडिफाई किया जा सके तो कैंसर हो ही ना? आज की डेट में नहीं, मैं नहीं ऐसा समझता। फॉलोअप कितना महत्वपूर्ण है बच्चों के कैंसर के लिए? डॉक्टर अंजन? बहुत महत्वपूर्ण है, पहला ट्रीटमेंट के दूसरा भाग है ये, तो दोनों को अलग नहीं कर सकते। माता पिता और जो परिवार के लोग हैं उनमें जागरूकता और जानकारी को कितना आवश्यक मानते हैं डॉक्टर समीर बख्शी, जिससे कैंसर की पहचान जल्द हो सके और बच्चे समय से विशेषज्ञों तक पहुंचे? बिल्कुल जाना चाहिए जी। अगर कोई सिम्टम एक समय के बियॉन्ड रह रहा है, अगर 2 हफ्ते से बियॉन्ड कोई सिम्टम रह रहा है तो डॉक्टर के पास जाना आवश्यक है। संदेश के तौर पर क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर अंजन? बहुत सारे तरह के कैंसर हैं, बहुत सा डर भी होता है और कुछ लोग तो यहाँ वहाँ जाकर दवाएं लेते रहते हैं, यानी जो नुस्खे हैं वो आजमाते हैं, लेकिन सही विशेषज्ञ सही अस्पताल तक नहीं पहुँचते। जरूरी यह है कि सबसे पहले कि इधर उधर से ना राय लेकर एक अथॉराइज्ड डॉक्टर के पास जाएं, और अगर ये कैंसर डायग्नोस होता है तो ये इलाज संभव है, ज़्यादातर केसों में इलाज संभव है। इसीलिए कैंसर की जो जितने हॉस्पिटल्स आपके नियर बाई, जो भी हॉस्पिटल है जहाँ पे तीनों मोडालिटीज़ अवेलेबल हों, कई सारे सेंटर्स हैं, आप पता करके वहाँ पे जाइए, उनका एडवाइस फॉलो करिए एंड फॉलोअप पे ध्यान रखिए। पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे तो ज़रूर सफलता मिलती है। डॉक्टर समीर बख्शी, इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे है, आपने कार्यक्रम की शुरुआत में कुछ टारगेट्स बताए थे कि 2030 तक हमें कहाँ पहुँचना है, तो उसके कुछ तरीके भी बता दीजिए कि उस सफ़र को तय कैसे किया जाए और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी का योगदान और सभी की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है? जी,
ये WHO का टारगेट है कि जिन कंट्रीज़ में अभी इस पर्टिकुलर फिगर से कैंसर का आउटकम कम है, हम वहाँ पहुँचें। तो टारगेट ये है कि मिनिमम 60% ऑफ चाइल्डहुड कैंसर्स क्योर होने ही चाहिए 2030 तक। उसके लिए पहली चीज़ तो ये है कि जो मरीज़ ट्रीटमेंट तक नहीं पहुंच पा रहा, उसको हमें ट्रीटमेंट के अम्ब्रेला के अंडर लाना है कि वो ट्रीटमेंट ले सके। और उसके लिए गवर्नमेंट की बहुत ताकत चल रही है। बिल्कुल इतने अस्पताल बन रहे हैं, इतने एम्स बन रहे हैं, NGOs बहुत सारे हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। तो इस पर हमारी बिल्कुल सही राह चल रही है। और मैं ये समझता हूँ कि आयुष्मान के आने से बहुत सारे बच्चों का कैंसर का ट्रीटमेंट भी उससे हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये लक्ष्य हम 100% पा लेंगे और हम इससे ऊपर ही जाएंगे, 60% से ऊपर ही जाएंगे। जी, इसी महत्वपूर्ण और सकारात्मक संदेश के साथ बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर समीर बख्शी आपको, डॉक्टर अंजन दोहा आपको, और डॉक्टर राजीव सरीन हमारे साथ कार्यक्रम में रहे थे उनको भी, कि कैंसर संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी सभी तक पहुंचाई है। लेकिन बच्चों में कैंसर की बात हो या सभी में कैंसर की जो जंग है वो सिर्फ दवाओं से नहीं बल्कि साहस, उम्मीद, जागरूकता और संकल्प से जीती जा सकती है। इसलिए जागरूकता हम आप तक ऐसे ही पहुंचा रहे हैं। हम सभी को जागरूक होना है और हर उस एक बच्चे को जिसमें कोई असामान्य लक्षण है और कैंसर हो सकता है, उसे सही समय पर सही विशेषज्ञ, सही अस्पताल तक पहुंचाना है। और तभी जो आयुष्मान भारत का सपना है, आयुष्मान भारत की जो स्कीम है वो सफल होगी और फिर बच्चे भी आयुष्मान होंगे। इसीलिए अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहिए। स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का सिलसिला टोटल हेल्थ के माध्यम से ऐसे ही जारी रहेगा। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।